Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो मेरा नाम डॉक्टर आलोक अग्रवाल है। मेनली अब जो मैं काम करता हूँ पिछले कुछ सालों से, वो पूरी तरह से नशे की लत से जो लोग प्रभावित हो जाते हैं उनके इलाज के लिए एक्सक्लूसिवली। अगर आपको पता है नशा क्या है, कैसे असर करता है और किस किस प्रकार के नशे होते हैं, तो अगला सवाल, अगली जानकारी जो होनी चाहिए आपको वो क्या होनी चाहिए कि किसी भी नशे से लत या एडिक्शन कैसे डेवलप होता है और उसकी पहचान कैसे करते हैं। क्या किसी ने एक बार शराब पी ली तो अब हम मानेंगे कि वो उसको शराब की लत है? तो लत एक अवस्था को बोलेंगे ना, कि जब व्यक्ति शराब के इस्तेमाल की वजह से एक टाइप की स्थिति में आ गया, तब हम शायद ये मान सकते हैं कि उसको लत है। वो पहचान कैसे करें कि इस व्यक्ति को लत है या नहीं? जब भी आप लोग कभी ना कभी तो बीमार पड़े होंगे, है ना? जब आप जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए तो क्या होता है सबसे पहले? हाँ, डायग्नोसिस, असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, राइट। तो डायग्नोसिस के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आती है? ट्रीटमेंट से पहले एक छोटी सी चीज़ होती है जो डॉक्टर के दिमाग में हो रही होती है, इसलिए आपको लोगों को पता नहीं लगता। मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। मैनेजमेंट प्लान मतलब जो भी आपका असेसमेंट हुआ है ना, आपसे बातचीत हुई, उससे डॉक्टर ने एक डायग्नोसिस बनाई और आपकी परिस्थिति को देखते हुए, डायग्नोसिस भी ऐसा नहीं है कि एक डायग्नोसिस बन गई तो उसका एक ही तरीके से इलाज होना है हमेशा हर परिस्थिति में। आपकी एज क्या है, आपको कोई और बीमारी तो है या नहीं है, उस बीमारी की जो आपकी डायग्नोसिस है उसकी स्थिति क्या है, उसके हिसाब से डॉक्टर अपने दिमाग में एक मैनेजमेंट प्लान बनाता है कि फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, ऐसे अप्रोच करना है इलाज को। मैनेजमेंट प्लानिंग होती है और फिर उसके बाद हम उसी हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप एक प्लान से शुरू कर रहे हो, अगर वो एक अप्रोच लेके शुरू कर रहे हो, अगर वो वर्क नहीं करता तो फिर स्विच करते हैं ना। तो ऑल दैट इज़ पार्ट ऑफ दैट मैनेजमेंट प्लान कि दिस इज़ माय फर्स्ट ऑप्शन, अगर ये काम नहीं करेगा तो ये सेकंड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है। वो दिमाग में ही करते हैं। बीमारियों में टिपिकली क्या होता है कि अगर आपको फीवर आ रहा है, मान लीजिए, है ना, खांसी है, बुखार है, कोरोना नहीं है, मैं कह रहा हूँ कुछ और कारण से है, और आप डॉक्टर के पास जाएँ, है ना, तो एक इसको हम कहते हैं इम्प्लाइड, जैसे जिस चीज़ को बोलते हैं ना कि उसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा ही है। वो क्या है कि आप खुद चल के डॉक्टर के पास गए हो, तो इसका मतलब आप इलाज के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। तो डॉक्टर टिपिकली फिजिकल इलनेसेस में, शारीरिक बीमारियों में कोई मेहनत नहीं करते इस बात पे कि क्यों ये दवाई लेना ज़रूरी है या ये सब। उन्होंने अगर लिख दिया, आप खुद चल के आए हो, इसका मतलब आप भी इंटरेस्टेड हो ठीक होने में, आप खाओगे, है ना, और कोई दिक्कत आएगी तो आके बता दोगे वापस। लेकिन कुछ दूसरी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें इसी प्रोसेस में हमें, इस पूरे प्रोसेस में इंक्लूडिंग मैनेजमेंट प्लानिंग में पेशेंट को इन्वॉल्व करना होता है, क्योंकि अदरवाइज़ पेशेंट की तरफ से जो हमें रिक्वायर्ड सपोर्ट है वो नहीं मिलेगा। और उनमें से ही एक बीमारी कौन सी है? नशा, ड्रग एडिक्शन, है ना। तो वो जो मैनेजमेंट प्लान है उसी का हिस्सा होता है पेशेंट को एजुकेट करना, है ना, और उससे सॉर्ट ऑफ कंसेंट लेना उस पूरे प्रोसेस के लिए कि भाई ऐसे ऐसे हम सोच रहे हैं, इससे तुम्हें फ़ायदा हो सकता है। और उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट की शुरुआत करते हैं। सो दैट प्रोसेस ऑफ कंसेंट एंड एवरीथिंग, एजुकेशन, कंसेंट, अगर फैमिली है तो उसको भी एजुकेट करना, वो सारा क्या है? मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा है। क्योंकि अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है तो वो फिलहाल प्लान से बाहर चली जाएंगी कि नहीं। जैसे आपको लगता है कोई व्यक्ति आ रहा है, शराब की लत के साथ आ रहा है, गंभीर स्थिति है उसकी, आपको लगता है उसको एडमिट हो जाना चाहिए, लेकिन अगर पेशेंट इस वक्त उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है तो वो फिलहाल एडमिशन आपके मैनेजमेंट प्लान में फर्स्ट ऑप्शन नहीं, सेकेंड या थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसका इलाज नहीं कर सकते। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे एडिक्शन की। जब ये हो गया तो हम बात करेंगे असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, ठीक है। उसी के अंदर आ जाएगा हाउ टू डील विद अ न्यू पेशेंट। फिर हम बात करेंगे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की, मोटे मोटे सिद्धांत क्या होते हैं नशे के इलाज में। ठीक, तो अभी किसी नशे के स्पेसिफिक कोई बात नहीं आएगी इसमें, ये वो सिद्धांत है। सिद्धांत का क्या मतलब है? जो किसी भी कंडीशन में एप्लीकेबल हो, प्रिंसिपल, है ना। तो हम उनकी बात करेंगे कि जब भी आप किसी भी मरीज़ का इलाज कर रहे हैं किन बातों का ध्यान रखना होता है जिससे कि इलाज के सफल होने की संभावना बढ़ती है। और उसके बाद फिर हम आ सकते हैं
ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक एडिक्शंस पे, जिसमें मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए दो रहेंगे, एक रहेगा अल्कोहल और एक रहेगा ओपियोइड्स। ऑब्वियसली आपके पास कैनबिस के लिए भी लोग आते होंगे, इनहेलेंट्स यानी कि जो सूंघने वाले नशे उनके लिए भी आते होंगे, टोबैको के लिए भी कोई आ सकता है, या जिसको अल्कोहल है या ओपियोइड का एडिक्शन है उसको भी टोबैको का एडिक्शन होगा ही होगा। पर ज़्यादातर 90% से ज़्यादा लोग जो आपके पास कभी भी आएंगे वो किसके लिए आएंगे, या तो शराब के इलाज के लिए या फिर किसी न किसी ओपियोइड ग्रुप के नशे के इलाज के लिए। मुझे ये बताइए कि आप लोगों की अभी क्या समझ है इस चीज़ को लेके, एडिक्शन। इस अगर इससे स्टार्ट करें, है ना, नशे की लत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एडिक्शन, लेकिन मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एडिक्शन, उसको कहते हैं डिपेंडेंस। डिपेंडेंस, निर्भरता हिंदी में जिसको कह सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर उसे आप ये पहचान कर रहे हैं असेसमेंट करके कि इसको इस नशे की लत लग गई है, तो उसके लिए जो मेडिकल टर्म है यानी कि जो डायग्नोसिस उसको मिलेगी वो क्या है, उस नशे की डिपेंडेंस। तो अगर वही चीज़ शराब के लिए है तो डायग्नोसिस क्या हुई, अल्कोहल डिपेंडेंस। वही चीज़ ओपियोइड्स के लिए है तो ओपियोइड डिपेंडेंस, कैनबिस के लिए है तो कैनबिस डिपेंडेंस। ये डायग्नोसिस है, ड्रग एडिक्ट डायग्नोसिस नहीं है, है ना। एडिक्शन शब्द का इस्तेमाल इसीलिए नहीं करते क्योंकि अगर आप डायग्नोसिस से अल्कोहल एडिक्शन का डालोगे तो लोग फिर उसको एडिक्ट बोलेंगे। तो हम किसी भी मेडिकल टर्म का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को जो है एक नेगेटिव लेबल देने के लिए किया जाए तो नहीं चाहते ना। तो इसीलिए पहले एडिक्शन शब्द का इस्तेमाल होता था एज ए मेडिकल टर्म भी, लेकिन करीब 30-35 साल पहले इसको बंद करके डिपेंडेंस शब्द का इस्तेमाल शुरू किया गया। अब आगे जाके एक्चुअली डिपेंडेंस शब्द का भी इस्तेमाल एक तरह से कम किया जा रहा है, और एक जो शब्द इस्तेमाल होने लगा है वो कहते हैं हम यूज डिसऑर्डर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, यूज डिसऑर्डर। यूज डिसऑर्डर से क्या तात्पर्य हुआ, ये मतलब ये हुआ कि वो बीमारी या वो परेशानी जो किसी नशे के इस्तेमाल से हो रही है ना। तो अगर किसी को अल्कोहल का एडिक्शन है तो हम बोलेंगे अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। ऐसे ही ओपियोइड्स की किसी को लत लग रही है तो उसको बोलेंगे ओपियोइड यूज डिसऑर्डर। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अमेंडन कर दें, इसको इस्तेमाल करें। आजकल दोनों यूज़ होते हैं, बोथ आर फाइन। यूज डिसऑर्डर बल्कि इस तरह से माना जाता है कि एक बड़ी कैटेगरी है। बड़ी कैटेगरी कैसे कि जैसे एक और टर्म होती है, जैसे कई व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं कि जिनको, जैसे शराब के लिए मान लीजिए, अगर हम एग्जांपल लेके चलें कि वो शराब पीते हैं, जिस तरह से वो शराब पीते हैं उससे उनको दिक्कत हो रही है, ये दूसरों को दिख रहा है, उनको खुद को भी लगता है कि हाँ मुझे कभी कभी इससे दिक्कत होती है, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं हो रही या इस तरह के लक्षण अभी नहीं है कि डिपेंडेंस की डायग्नोसिस बन जाए। और वो क्या लक्षण है मैं बताऊंगा कि डिपेंडेंस को हम कैसे डायग्नोस करते हैं। लेकिन अगर वो लक्षण नहीं मिल रहे या हल्के फुल्के हैं, पर शराब का सेवन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ठीक है ना, कि हाँ जी बस ओकेजनल सोशल ड्रिंक करें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है उनके शराब पीने से, ऐसा नहीं है। तो एक इससे कम सिवियरिटी की एक डायग्नोस्टिक कैटेगरी भी होती है जिसको कहते हैं हार्मफुल यूज। इसी को कई बार लोग अब्यूज़ भी बोल देते हैं, पर अब्यूज़ टर्म एक्चुअली में WHO रिकमेंड नहीं करता, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो हार्मफुल यूज़ रिकमेंड करता है। बट इसको थोड़ा कुछ हद तक हम सिनोनिमस मान सकते हैं, सेम मान सकते हैं अब्यूज़। तो हार्मफुल यूज़ या अब्यूज़ वो अवस्था है जिसमें अभी नशे से दिक्कत तो हो रही है पर एडिक्शन नहीं डेवलप हुआ है, लत नहीं लगी है। क्योंकि लत ऐसी चीज़ नहीं है ना जो ओवरनाइट लग जाए कि कल तक जो सब ठीक था, आज सुबह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे लत लग गई हो, ऐसा नहीं होता है ना। तो लत लगने का एक प्रोसेस होता है। जैसे शराब, जैसे हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो शराब आमतौर पर व्यक्ति पहली बार कब पीता है जीवन में, 18, 20, 22
या तो लेट एडोलेसेंस में या अर्ली 20s में, अर्ली एडल्टहुड में। तो पर आपके पास जो लोग शराब के इलाज के लिए आज की डेट में आते हैं, उनकी यूजुअली एज क्या होती है? अबव 30 जी। है ना? तो जिस अवस्था में वो आज हैं, जिसकी वजह से उनको आपके पास आने की ज़रूरत पड़ी, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उन्हें 10 से 15 साल लगे कि नहीं लगे? 10 से 15 साल लगे। और ऐसा नहीं है कि जैसे अगर वो 15 साल बाद आया है, पहली बार शराब लेने के 15 साल बाद आपके पास आ रहा है। मान लो कोई व्यक्ति है, आज 33 साल का है, जब आपके पास आया, 18 साल की एज में पहली बार उसने शराब का सेवन किया था। तो ऐसा नहीं है ना कि वो 32 साल की एज तक बिल्कुल ठीक था और 33 साल की एज में अचानक से सारी चीज़ें हो गई, ऐसा नहीं होगा ना। धीरे 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 चीज़ें जुड़ती जा रही थी कि एक है ना, एक समय तक कभी कभार शराब पीते थे, कम पीते थे, फिर ज़्यादा पीने लगे पर कभी कभार पीते थे, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, हफ्ते में 2 या 3 बार हो गया, फिर डेली हो गया। डेली होना शुरू हुआ तो खाना पीना कम होने लगा, भूख नहीं लगती थी तो कमज़ोरी आने लगी, तो काम करना कम हो गया, घर में झगड़े होने लगे क्योंकि काम नहीं था तो पैसा नहीं लाते थे, घर में पैसा नहीं देते तो घर में झगड़े होने लगे। वो सारी स्थिति आते आते 10 से 15 साल लगे जब आपके पास वो पहुंचा। अब इस पूरे प्रोसेस में जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती जा रही है, एक समय ऐसा होगा कि अगर उस टाइम पे भी वो व्यक्ति आपके पास आ जाता तो आपको क्या मिलता उसके अंदर? एडिक्शन। हो सकता है 2 साल पहले की स्थिति हो सकता है 5 साल पहले हुआ हो उसके साथ कि हाँ जी, ये जो व्यक्ति है 18 साल से इसने पीना शुरू किया, जब ये 28 साल का था, अगर ये उस टाइम पे भी हमारे पास आया होता तो भी हम इसकी डायग्नोसिस एडिक्शन की बना पाते। पर उससे पहले भी तो वो ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन कर ही रहा था। अगर वो 26 साल की एज में आता तब आप क्या करते, है ना? तो ऐसे ही स्थिति के लिए ये एक डायग्नोसिस रखी गई है कि जब एडिक्शन अभी आप डायग्नोसिस नहीं बना पा रहे पर आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता तो है, तो वहाँ पे काम आती है ये हार्मफुल यूज़ या अब्यूज़ की कैटेगरी। तो ये 2 डायग्नोस्टिक लेबल्स हम दे सकते हैं मेडिकल उसके साथ। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या बन जाता है? यूज डिसऑर्डर। यूज डिसऑर्डर क्या है? एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें ये दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। तो जैसे ही उस व्यक्ति का शराब का सेवन इस स्टेज से आगे बढ़ गया कि अब उसको हम जो है ये नहीं मान सकते कि ये ठीक है ना? मेडिकली बात कर रहा हूँ, सोशली नहीं कि जी मुझे तो किसी का शराब पीना अच्छा ही नहीं लगता तो मैं तो सबको लेबल दे दूंगा यूज डिसऑर्डर। नहीं, वो बात नहीं हो रही है। एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आपने असेसमेंट किया और आपको लगा कि ये जिस तरह से व्यक्ति का शराब का सेवन है, इससे डेफिनेटली कुछ शारीरिक या मानसिक नुकसान इसको हो रहे हैं। ये अब ऐसा नहीं रहा कि जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो जैसे ही उस स्थिति से व्यक्ति उस स्टेज से आगे गुजरा, हम उसे यूज डिसऑर्डर बोल सकते हैं। तो ये ब्रॉडर टर्म है ना? गंभीर से गंभीर एडिक्शन से लेके हल्का फुल्का दिक्कत अभी होनी शुरू हुई है, उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पर इसके अंदर क्या 2 चीज़ें आती है? हार्मफुल यूज एंड डिपेंडेंस, यानी कि लत वाली अवस्था। हार्मफुल यूज यानी कि अभी लत नहीं हुई है लेकिन दिक्कत हो रही है। दिक्कत किस प्रकार की? 2 प्रकार की। या तो शारीरिक यानी कि उसको शरीर को नुकसान हो रहा है, या फिर मानसिक। मानसिक क्या हो सकता है? प्रॉपर कोई साइकेट्रिक इलनेस हो जाए नशे के इस्तेमाल की वजह से, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, है ना? या फिर स्ट्रेस रह रहा है कि भाई नशे का सेवन, जैसे टिपिकली ये किस में आसानी से देखने को मिलता है? शराब में, क्योंकि शराब में एडिक्शन होने में टाइम बहुत लगता है, सालों लगते हैं। जब आप उससे अगर ठीक से हिस्ट्री लेंगे तो उसे याद रहेगा ना, क्योंकि वो चीज़ 2-3 साल हो रही थी। आपके पास पेशेंट्स आते हैं, आप उनसे स्मोकिंग की हिस्ट्री लेते हैं? हिस्ट्री लेते हैं, सिर्फ पूछते हैं करते हो या नहीं करते हो? हिस्ट्री लेते हैं सर। हिस्ट्री लेते हैं पूरी। हिस्ट्री अगर लेते हैं तो क्या किसी व्यक्ति को ये याद रहता है कि एक ज़माने में वो डेली स्मोक नहीं करता था? कोई भी नहीं भूल सकता कि उसने पहली बार सिगरेट कब पी थी, ये भी नहीं भूल सकता कि पहली बार शराब कब पी थी। कोई भी नशे का पहला सेवन आमतौर पे हर व्यक्ति को याद रहता है। और सिर्फ इतना नहीं याद रहता कि हाँ जी उस टाइम पे किया था, कॉलेज में थे। अगर आप उससे ठीक से पूछेंगे वो एग्जैक्ट आपको वो बता देगा कि उस दिन क्या क्या हुआ था। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति से हो, नशे के सेवन का इस्तेमाल एक बड़ी घटना होती है ना? लोग शादी की डेट भूल जाते हैं
पर नशे की डेट क्या? ये याद रहता, डेट तो नहीं याद रहेगी, पर उन्हें ये याद रहता है कि पहली बार सिगरेट जब पी थी तो कहाँ थे, किसके साथ थे और कैसा लगा था, कैसा अनुभव हुआ था, याद रहता है। दिमाग पे इम्प्रिंट इसका इतना स्ट्रांग आता है, वो मेमोरी हमेशा के लिए बन जाती है यदि किसी भी व्यक्ति, क्योंकि कोई भी पैदाइशी नशा करने वाला व्यक्ति नहीं होता ना। जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसको थोड़ी पता होता है। ड्रग यूज इज अ, हम कहते हैं सोशली लर्नड बिहेवियर। सोशली लर्नड बिहेवियर का क्या मतलब है? वो व्यवहार जो आप आसपास के माहौल से सीखते हैं। ड्रग यूज वो चीज़ है। ड्रग, यहाँ मैं ड्रग में सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहा हूँ, टोबैको, अल्कोहल भी। कोई भी नशा ऐसा नहीं है जो व्यक्ति अपने अंदर से डिसाइड कर लेता हो कि हाँ जी आज मैं 18 साल का हो गया हूँ, सरकार ने इजाज़त दी है सिगरेट पीने की, तो मैं रेड एंड वाइट खरीदूंगा और पीऊँगा। ऐसा होता है कभी? किसी भी व्यक्ति से अगर पूछेंगे तो यूजुअली नशे का पहला इस्तेमाल किसी दूसरे व्यक्ति की कंपनी में होता है, और वो व्यक्ति में एक खास बात क्या होती है? उसका फ्रेंड। हाँ, फ्रेंड तो दुश्मन के साथ जाके क्यों पिएगा सिगरेट? अपने पैसे से करवाता है। सबसे ज़्यादा खास बात उस व्यक्ति में है वो एक्सपीरियंस्ड है उस नशे के इस्तेमाल से। अगर वो अनुभवी नहीं है, दो नौसिखिए जाके पहली बार सिगरेट नहीं जलाते, ठीक है। आम तौर पे एक ऐसा व्यक्ति होता है साथ में जिसने पहले पी होती है, जिसको पता होता है कि पीनी कैसे है, और जो ये बात कह पाता है कि भाई जो है शुरू में ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि जब पहली बार कोई सिगरेट पीता है तो क्या होता है? खांसी आती है, कोई मज़ा नहीं आता उसमें, खांसी आती है, आँख से आंसू निकल जाते हैं, ठीक। किसी भी नशे का पहला सेवन एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं होता, इसीलिए एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के साथ में होने की ज़रूरत पड़ती है जो ये कह सके अरे कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है पहली बार में, तभी तो दूसरी बार ट्राई करेगा वो। हाँ? आप लोगों ने सबने बचपन में साइकिल चलाना सीखा था? कोई रहा तो नहीं है? कोई भी बचपन से ऐसा व्यक्ति होता है जो पैदा होते ही सबसे पहला शब्द ये बोले साइकिल? हाँ, कि पहला शब्द इसका साइकिल था और ये बचपन से साइकिल ही मांग रहा है, ऐसा नहीं होता ना। साइकिल का दिमाग में ख्याल कहाँ से आता है? क्योंकि लोगों को आप चलाते हुए देखते हैं और उससे आपकी इच्छा होती है करने की कि अरे इसमें बड़ा मज़ा आता होगा, है ना। कुछ टाइम बाद जब सीख जाते हैं तो लगता है यार क्या मेहनत की चीज़ है, फिर मन करता है कि वो, है ना, मोटरसाइकिल मिल जाए, पैडल नहीं मारने पड़ेंगे, फिर कार। तो ऐसे ही नशे के केस में होता है। नशे को लेने की इच्छा कहाँ से आती है? आसपास के माहौल में नशा करते हुए लोगों को देख के। और सिर्फ उस इच्छा से काम नहीं चलता, फिर आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो गाइड कर सके। बिना उसके आप नहीं कर सकते इनिशिएट, क्योंकि सिगरेट पीते ही खांसी होगी, दोबारा कभी नहीं देगा वो व्यक्ति कि अरे भैया ये क्या चीज़ है, कैसे पी लेते हैं लोग। पर जब वो साथ में गाइड करेगा, अरे शुरू में ऐसे ही होता है, मेरे साथ भी यही हुआ था, तो उससे आपकी हिम्मत बढ़ती है। अच्छा ठीक है, क्योंकि इस डर के उस पार क्या है? जीत है। जीत यहाँ क्या है? मज़ा। ये एंजॉय कर रहा है, मैं भी कर पाऊँगा। तो ऑल काइंड्स ऑफ ड्रग यूज इज अ सोशली लर्नड बिहेवियर। समाज से ही व्यक्ति सीखता है, और जब वो उसको उसकी लत लग जाती है तो वही समाज उसको बाहर निकाल देता है कि तो शराबी है, नशेड़ी है, चरसी है। वही समाज, जिस समाज से व्यक्ति नशे का सेवन सीख रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति से उसने सीखा वो भी तो उसी समाज का हिस्सा था कि नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि समाज की गलती है, उस व्यक्ति की कुछ नहीं, पर हम अगर इस समाज का हिस्सा हैं तो हमें समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति को आज नशे की लत लग गई है और इलाज की आवश्यकता है, हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये तो इस तुम्हारी ही बैड चॉइसेस जिसको बोलते हैं ना, गलत तुमने जो लाइफ में चॉइसेस करी उसका नतीजा है, तो भुगत रहे हो। ऐसा होता है ना कई बार कि भाई इसमें किसी और से क्यों उम्मीद कर रहे हो कुछ हेल्प की, तुम्ही ने तो चूज़ किया उस टाइम पे नशा लेना, पर वो चॉइस नहीं है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है कि अगर आप अपने माहौल में कुछ होता हुआ देखते हो तो आपको क्यूरियोसिटी होती है वो चीज़ करने की, और अगर गाइडेंस अवेलेबल है तो आप ट्राई भी करते हो। और एक बार कोई व्यक्ति ट्राई करता है तो उसके बाद का जो प्रोसेस है वो सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि वो व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है या उसका कैरेक्टर जैसे बोल देते हैं ना वो कैसा है, वो सिर्फ इस पर निर्भर, उस पर भी निर्भर करता है, लेकिन सिर्फ उसी से डिटरमाइन नहीं होता वो। तो वहाँ से लेके एडिक्शन तक का प्रोसेस अब सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि भाई उसकी चॉइस है, फिर दूसरे फैक्टर्स जुड़ जाते हैं। ये प्लान का हिस्सा नहीं होता कि मुझे इसकी लत लग जाए तो कितना अच्छा रहे,
ऐसा कोई भी नहीं चाहता। तो कभी कभी स्टार्ट करते हैं जब मदद हाँ, शौक के लिए है ना, शौक बड़ी चीज़ है ना, फैमिली नहीं, शौक के लिए इस्तेमाल होता है। फैमिली से निगलेक्ट में होता है जो। मतलब वो कारण हो सकते हैं, बट दे आर नॉट, दे आर, मतलब इस तरह के जो कारण हैं कि फैमिली नेगलेक्ट कर रही थी इसलिए उसकी वजह से किसी ने नशा लिया, ये कारण बहुत कम लोगों में एप्लीकेबल होते हैं। ज़्यादातर लोगों में जो एप्लीकेबल कारण क्या होते हैं, क्यूरियोसिटी। इसीलिए तो ज़्यादातर नशे एडोलेसेंस में शुरू होते हैं, क्यूरियोसिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है उस टाइम, और ख़ास तौर पे ऐसा कुछ काम करने की जिसके लिए मना किया जाता है। हाँ ठीक है, वो क्यों पीछे से नज़र बचा के बाइक लेके बाहर चला जाता है, क्योंकि उसको मना किया जा रहा है कि बाइक लेके नहीं जाना है, अभी तुम्हारी 15 साल के हो, अभी तुम या 14 साल के हो। तो जो भी काम एडल्ट्स करते हैं और आपको मना करते हैं करने के लिए, उसके लिए ऑटोमेटिकली, क्योंकि उस लाइफ के उस पीरियड में क्यूरियोसिटी, रिस्क टेकिंग की एबिलिटी ये ज़्यादा होती है। ठीक, ऐसा लगता है कि हम रिस्क को मैनेज कर लेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोग कर जाते हैं जो कि बाद में उन्हें लगता है कि हाँ ठीक नहीं था, है ना। एज एडल्ट्स उनको समझ में आता है कि ये ठीक नहीं किया। और उसके अलावा नशे की अवेलेबिलिटी, इसीलिए अगर आप अपने समाज में देखें, सबसे ज़्यादा कौन सा नशा लोग ट्राई करके देखते होंगे। अगर सारे टोबैको प्रोडक्ट्स को एक, कल बात हुई थी ना क्लासिफिकेशन की, टोबैको एक ग्रुप है कि नहीं, तो उसमें सब कुछ आता है। स्मोकिंग वाले भी सारे फॉर्म्स आते हैं उसके, बीड़ी, हुक्का, सिगरेट, और चेबल वाले भी सारे आते हैं। अगर उसको एज ए ग्रुप हम देखें तो सबसे कॉमनली वही लोग ट्राई करते हैं कि नहीं करते हैं। और अवेलेबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा है समाज में? टोबैको की। सबसे आसानी से मिल जाता है, जगह जगह शॉप्स हैं, सस्ता है ना, और कहीं भी सेवन किया जा सकता है आसानी से, रेस्ट्रिक्शन सबसे कम है ना। टोबैको के लिए कोई ड्राई डे नहीं होता ना नो सर। कि आज नहीं मिलेगा, तो सबसे कम रेस्ट्रिक्शंस है। तो टोबैको इजीली अवेलेबल है, तो सबसे ज़्यादा लोग उसको ट्राई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नशा कौन सा इजीली अवेलेबल है? शराब। किसी भी टाइप की शराब अगर हम एक ग्रुप की तरह से ले लें तो वो ट्राई करते हैं। उसके बाद नंबर आता है किसी न किसी टाइप के कैनबिस का, क्योंकि भांग लीगल है, प्लस गांजा भी इतना मुश्किल नहीं है हमारे देश में जो है प्रोक्योर करना। तो नेक्स्ट आता जाता है कैनबिस। उसके बाद नंबर आता है ओपियोइड्स का, जिसमें स्मैक आती है। तो अवेलेबिलिटी भी एक फैक्टर है उसके पीछे जो आप कह रहे हैं ना। तो जो ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स हैं ना नशे के एक्सपेरिमेंटेशन के पीछे, वो है क्यूरियोसिटी, अवेलेबिलिटी, एंड सिंगल बिगेस्ट फैक्टर क्या है जो अभी हम बात कर रहे थे, प्रेजेंस ऑफ समवन हु यूजेस दैट सब्सटेंस इन योर पीयर ग्रुप। हर एक दोस्त कमीना होता है, तो आपके फ्रेंड सर्कल में एक ऐसे व्यक्ति का होना जो उस नशे का सेवन पहले से कर रहा है, ये सिंगल बिगेस्ट रिस्क फैक्टर है एक्सपेरिमेंटेशन के पीछे। अगर आप लोगों ने, है ना, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, अगर स्मैक नहीं पी लाइफ में कभी, तो ये आपकी कोई काबिलियत नहीं थी, किस्मत थी कि आपके दोस्तों में कोई ऐसा नहीं था जो स्मैक पीता था, वरना आप भी ट्राई करते। ठीक, क्योंकि उस एज ग्रुप का सुनिए 16 से लेकर 25 साल की हम बात कर रहे हैं, उस एज ग्रुप में फ्रेंड्स की इंपॉर्टेंस बाकी सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा होती है कि नहीं होती है। और आप बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनके बिहेवियर से, जो वो कर रहे हैं। आपने उस टाइम पे लाइफ में वो किया जो एक्चुअली आपके फ्रेंड्स कर रहे थे। हैविंग समबडी हु ऑलरेडी यूजेस दैट सब्सटेंस इन योर इमीडिएट फ्रेंड सर्कल और फैमिली, या फैमिली में बड़ा भाई, फादर। अब अगर आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं कि वो हर सैटरडे पीते हैं, तो आप भी पिएंगे अगर आपने शराब शुरू करी है ना, क्योंकि आपके दिमाग में यही तरीका है शराब पीने का। और अगर उस दिन वो बैठ के तब तक पीते हैं जब तक कि नशे में धुत नहीं हो जाते, तो आप भी वही करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में तो और कोई तो सोर्स है नहीं ना शराब के बारे में जानकारी का, क्योंकि हम तो हवा बना के रखते हैं इन सब चीज़ों का, तो शराब के बारे में कोई चर्चा हो ही नहीं सकती। द ओनली सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज दोज पीपल हु आर एक्चुअली टीचिंग यू हाउ टू ड्रिंक। तो अगर वो उल्टे सीधे तरीके से पी रहे हैं तो आप भी उल्टे सीधे तरीके से पिएंगे, बिकॉज दे आर द ओनली सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। एंड वो रोल मॉडलिंग से ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर वैसा ही बन जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटेशन से एडिक्शन तक ले जाने में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, उस पीरियड में भी आसपास का माहौल बेसिकली। और दूसरा क्या बताया था? वेरी गुड, नशे की अवेलेबिलिटी कितनी है, बहुत बढ़िया। फाइनेंस कितना तो जैसे एक्सपेरिमेंटेशन के लिए नशे की अवेलेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट है, जैसे हम बात कर रहे थे ना, टोबैको सबसे ज़्यादा क्यों लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि सबसे इजीली अवेलेबल है।
उसी तरह से उसके बाद जब नशा आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हो तो जो नशे आसानी से उपलब्ध होते हैं उनके रेगुलर यूज़ करने की संभावना ये ज़्यादा होती है। बट ये इस सेकंड स्टेज में उतना इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को एक नशा लेना अच्छा लग गया है तो वो ढूंढ ही लेता है। कॉस्ट, बिल्कुल कॉस्ट इज़ अ बिग फैक्टर कि जितना ज़्यादा महंगा नशा होगा उतना उस चीज़ के लिए संभावना कम होती जाती है कि फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होगा, लेकिन ये भी रिलेटिवली कम इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। वरना ज़्यादातर लोग जो देश के स्मैक की लत का शिकार हैं वो गरीब तबके के नहीं होते। स्मैक के अमीरों का नशा है। ज़्यादातर लोग जिनको स्मैक का एडिक्शन होता है वो या तो पुअर फैमिलीज से होते हैं या लोअर मिडिल क्लास से होते हैं। और पर ये है फैक्टर, उतना इम्पोर्टेंट है। हाँ, रूटीन क्या, शेड्यूल क्या आपका दिन भर का? चलो ठीक है, तो मैं वो बोला था काम करता है नहीं करता है, ठीक है, यस, सम ऑफ दोस फैक्टर। हाँ, फैमिलीज बैकग्राउंड, चलो ठीक है, कितने रेस्ट्रिक्शन, पेरेंटल सुपरविजन, ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्टर है। इसीलिए सिंगल पेरेंट फैमिलीज जो होती है ना, कि मान लीजिए फादर की डेथ हो गई या डिवोर्स हो गया पेरेंट्स का, है ना, तो उनमें या फिर जिनमें दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं उन फैमिलीज़ में ये वाली चीज़ संभावना बढ़ जाती है, पेरेंटल सुपरविजन का अभाव होना। इसीलिए स्लम फैमिलीज़ में बच्चे इतनी आसानी से नशे की लत में पड़ जाते हैं। क्यों? दोनों माँ बाप को काम करना पड़ता है, बच्चे पूरे टाइम सड़क पे घूम रहे हैं, स्कूल तो होता नहीं अवेलेबल। तो इसीलिए वो इसलिए नहीं कि वो बच्चे सड़क के हैं तो वो तो सड़क का बच्चा तो ऐसे ही करेगा, नहीं। अगर उनके भी पेरेंट्स अवेलेबल होते, उनके बेचारों को दोनों को काम पे नहीं जाना पड़ता, तो वो बच्चा भी, उसकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट हो सकती थी। तो कितनी पावरफुल हो, कितनी जल्द उसको डिपेंडेंसी पे लेके आ रही है। वेरी गुड, दिस इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। बाकी सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, पर जैसे मैंने एक्सपेरिमेंटेशन के लिए कहा था ना, सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, एक फ्रेंड का होना। उसी तरह से एक्सपेरिमेंटेशन से एडिक्शन तक लेके जाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो क्या है, उस नशे का नेचर क्या है, वो खुद नशा कैसा है, ठीक है। जो लोग मान लीजिए आज से 5 साल पहले, ठीक, एक कहीं किसी जगह पर 100 लोगों ने सिगरेट का सेवन करके एक्सपेरिमेंट किया, आज की डेट में उसमें से कितने एडिक्शन का शिकार मिलेंगे? 60 to 70। क्यों? क्योंकि निकोटीन इज हाईली एडिक्टिव, निकोटीन इज हाईली एडिक्टिव, ठीक। तो हाईली एडिक्टिव होने से किसी नशे का क्या होता है, उसकी जो लत है बहुत तेज़ी से डेवलप होती है, टाइम कम लगता है। तो बाय द टाइम समबडी रियलाइजेस कि मुझे स्मोकिंग की लत लग रही है, लत लग चुकी है, और एक बार लत लग जाए तो सबको, आप लोगों को पता है कितना डिफिकल्ट होता है खुद से उसको ख़त्म कर पाना, ठीक। तो जितना एडिक्टिव नशा होगा उतनी तेज़ी से लत लगेगी। जो टाइम हम बात कर रहे थे ना शराब में, 10-15 साल, उसी व्यक्ति को जो हमने बात की थी 18 साल की उम्र में उसने शराब पीना शुरू किया और 33 साल की उम्र में आपके पास आया है, आपने असेसमेंट किया तो देखा कि 28 साल की उम्र में इसको एडिक्शन हो गई थी शराब की, यानी कि 10 साल लगे। अब यही व्यक्ति अगर आपको फिर ये बताता है कि हाँ, स्मोकिंग मैंने 16 साल की उम्र में पहली बार करी थी, उसका एडिक्शन कब डेवलप हुआ होगा? टिपिकली क्या हिस्ट्री मिलती है, कब से वो डेली ले रहा है सिगरेट? अगर 16 साल की उम्र में पहली बार पिया तो कब से ले रहा होगा? 16-17 साल की एज से, क्योंकि इतना फास्ट एडिक्शन डेवलप होता है उसका कि संभलने का मौका ही नहीं मिलता। 100 लोग आज से 5 साल पहले और 10 साल पहले कर लेते हैं, 10 साल पहले उन्होंने शराब से एक्सपेरिमेंटेशन किया, दोस्त की शादी में शराब पी 100 लोगों ने, ठीक है। ये जो है समझ लो कौरवों का दोस्त था कोई, 100 के 100 चले गए उस शादी में और उन्होंने सबने एक्सपेरिमेंट किया। आज की डेट में कितने एडिक्शन का शिकार मिलेंगे उनमें से? 15 to 20%। शराब इज, एल्कोहल इज हैज़ वेरी वेरी लो एडिक्शन पोटेंशियल, इसीलिए तो इतना टाइम लगता है उसकी लत लगने में, 8 साल, 10 साल, 15 साल। बहुत मुश्किल है शराब से एडिक्ट हो जाना, तब भी इतने लोग उसके डिपेंडेंस का शिकार हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे लोग सेवन कर रहे हैं। तो उनमें से कुछ प्रोपोर्शन होगा कि नहीं उसके एडिक्शन का शिकार। पर शराब से किसी को लत लगना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि शराब में एडिक्शन पैदा करने की संभावना बहुत कम है, बहुत ही वीक एडिक्शन पोटेंशियल है उसका।
शराब में नशा की लत पैदा करने की जो कैपेबिलिटी है बहुत ही वीक है। इसीलिए अगर 100 लोग शराब का सेवन शुरू करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे 10 साल पहले, आज की डेट में उनमें से 15 से 20 ऐसे होंगे जो शराब की लत का शिकार होंगे। ठीक, और ये भी इंडिया में। इंटरनेशनल डेटा के हिसाब से तो और भी कम। आपको शराब की लत का परसेंटेज 10% है इंटरनेशनली। तो अगर आज से मान लीजिए 5 साल पहले 100 लोगों ने स्मैक पीनी ट्राई करी, आज की डेट में कितने लत का शिकार मिलेंगे? स्मैक में मिलेंगे आपको 55 to 60%, यानी कि निकोटीन से कम। सबसे ज़्यादा एडिक्टिव अगर कोई नशा है तो वो है टोबैको। ठीक है, सबसे तेज़ी से लत लगती है उसकी, लत लगने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है टोबैको में। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है स्मैक का। ओपियोइड जो ग्रुप है ना, उसमें बहुत सारे अलग अलग नशे हैं, तो ये आप पूरे ओपियोइड्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। मैं स्पेसिफिकली स्मैक की बात कर रहा हूँ। स्मैक उसमें हाईली एडिक्टिव है, इट कम्स जस्ट आफ्टर टोबैको। लेकिन उसी ग्रुप का एक दूसरा नशा है जिसको कहते हैं डोडा। सुना होगा ना आप, डोडा चूरा पाउडर, हस्क जो होता है पॉपी का। वो अगर आप कोई 100 लोग लेना शुरू करेंगे तो आज की डेट में जिन लोगों को लत होगी वो मिलेंगे, नहीं शराब से थोड़ा सा ज़्यादा, 20-25 के आसपास। ठीक, तो इट इज़ ऑलमोस्ट एज एडिक्टिव एज अल्कोहल, जो कि लीगल है। और डोडा लीगल है नहीं, पर जो 3 गुना ज़्यादा एडिक्टिव है टोबैको, वो लीगल है। तो इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। शारीरिक नुकसान की बात करें तो सबसे ज़्यादा शारीरिक नुकसान किस नशे से होते हैं? टोबैको से। टोबैको के बराबर कोई और दूसरी नशे की कैटेगरी नहीं है जिससे शारीरिक नुकसान होता है। इतने सारे कैंसर्स और पता नहीं क्या क्या। और वहीं डोडा एक ऐसा नशा है जिससे शारीरिक नुकसान क्या होते हैं, इस पर अभी रिसर्च चल रही है। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है एक्सपेरिमेंटेशन से एडिक्शन तक ले जाने में? वो खुद नशा कैसा है, उस नशे में एडिक्शन पैदा करने की जो कैपेबिलिटी है, पावर है, वो कितनी है, ये सिंगल बिगेस्ट फैक्टर है। ऑफ कोर्स जो बाकी चीज़ें वो कह रहे थे, पीयर ग्रुप, सोशो कल्चरल नॉर्म्स, है ना, ये सारी चीज़ें, अवेलेबिलिटी, कॉस्ट, इन सब से भी डिपेंड करता है। एंड और किस चीज़ पर डिपेंड करता है? इंडिविजुअल फैक्टर्स पे। जैसे कि शराब का सेवन है और किसी को नींद की दिक्कत है, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसको नींद की दिक्कत है, तो उसमें और उसको कभी कभी शराब पीने की जो है करता है, तो चांसेस इसके ज़्यादा है ना कि ये अब जल्दी क्योंकि उसे पता है शराब पी की नींद अच्छी आ जाएगी। तो कई बार लोग सेल्फ मेडिकेट करते हैं, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का इलाज करने की कोशिश करते हैं नशों से, जिनको वो ऑलरेडी ले रहे होते हैं। तो इंडिविजुअल रिलेटेड फैक्टर्स भी इसमें आ जाते हैं कि थोड़ा पर्सनैलिटी कैसी है, कोई बीमारी तो नहीं है, दर्द है, नींद की दिक्कत है। तो ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी नशे के लिए एक्सपेरिमेंटेशन से एडिक्शन की तरफ लेके जाती है।